अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज़ में, आज एक बार पुनः इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के मध्य चल रही इस लड़ाई का विस्तार से विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में गाजा में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से ही इजरायली सेना उत्तरी सीमा पर लगातार हिजबुल्लाह के साथ भी गोलीबारी कर रही है। हिजबुल्लाह ने ये स्वीकार किया है कि लगभग एक वर्ष से जारी संघर्ष में उसके 500 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। इस दौरान इजराइल ने शिया चरमपंथी गुट के शीर्ष कमांडरों को भी निशाना बनाया है, जिसमें वरिष्ठ कमांडर फौद शुकर भी सम्मिलित है। पिछले एक सप्ताह में इजराइल ने ईरान समर्थित चरमपंथी गुट के खिलाफ अपना हमला और तेज कर दिया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों पर भी हवाई हमले आरंभ कर दिए हैं। इन ताज़ा हमलों में 600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इन हमलों के ठीक पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिसमें हज़ारों लोग घायल हुए थे। इस हमले ने हिजबुल्लाह के 1500 से अधिक आतंकियों को एक तरह से बेकार कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने की सौगंध उठाई है। पिछले शुक्रवार को इजराइल ने बेरूत पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना लगातार हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बना रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की आधी क्षमता नष्ट कर दी है, यद्यपि इस बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों के जवाब में मिसाइल और रॉकेट की बौछार की है। हर दिन हिजबुल्लाह इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग रहा है। हर अगले दिन यह इजराइल के और अंदर हमले करता जा रहा है। यद्यपि इजरायली एयर डिफेंस के चलते इन हमलों का इजराइल पर बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह को कम करके आंकना सही नहीं होगा। हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल के लिए एक खतरनाक विरोधी हो सकता है। चरमपंथी गुट ने अभी तक अपने अधिकांश हथियारों का प्रयोग भी नहीं किया है। अगर इजरायली सेना लेबनान में ज़मीनी अभियान आरंभ करती है तो उसके लिए ये गाज़ा जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने बुधवार को संकेत दिया है कि इजराइल लेबनान में ज़मीनी अभियान आरंभ कर सकता है। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत इधर बढ़ा ली है। इसके पहले वर्ष 2006 में इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया था। उस समय हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था और उसने अपना सारा जोर सैन्य शक्ति बढ़ाने पर दिया। इजरायली वायुसेना के पूर्व कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हेमोविट्स कहते हैं कि इन 18 वर्षों में हिजबुल्लाह लेबनान में पेड़ नहीं लगा रहा था और ना ही वो घर बना रहा था। उन्होंने आगे कहा कि हिजबुल्लाह ने स्वयं को एक सेना बना लिया है। दुनिया में बहुत सारे निजी सैन्य समूह हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास हिजबुल्लाह जैसी सैन्य क्षमता नहीं है। हिजबुल्लाह ने इन वर्षों में अपनी रॉकेट और मिसाइल क्षमता में भारी विस्तार किया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में युद्ध आरंभ होने से पहले IDF के आधिकारिक आकलन के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 2 लाख से अधिक रॉकेट, मोर्टार और मिसाइलें थीं। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की मार्च की एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के पास वर्तमान में 40 से 80 हज़ार की संख्या में कम दूरी के अनगाइडेड रॉकेट हैं, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है। 60 से 80 हज़ार लंबी दूरी के रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 10 किलोमीटर है। हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है। यह समूह को इजराइल के काफ़ी अंदर तक मारने की क्षमता देता है। हिजबुल्लाह के पास 40,000 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह के पास सीमित संख्या में यानी कुछ दर्जन स्कड मिसाइलें भी हैं, जो कि 500 किलोमीटर तक मार करके हमला कर सकती हैं। इसके बाद फतह 100 मिसाइल भी है, जो कि 500 किलोग्राम का हथियार लेकर 300 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। हिजबुल्लाह के हथियार क्षमता को इजराइल यूं ही नकार नहीं सकता। इजराइल की सबसे घनी आबादी वाले शहर और देश का आर्थिक केंद्र कहे जाने वाले तेल अवीव लेबनान की सीमा से 150 किलोमीटर से कम की दूरी पर ही स्थित है। यानी हिजबुल्लाह के हथियार लेबनान की सीमा के अंदर से तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास ट्रक पर मिसाइल लॉन्चर भी हैं। उसने मिसाइलों को नागरिकों के घर में जमा कर रखा है। इसके साथ ही उसका एक सघन सुरंग नेटवर्क भी है।
हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क हमास से बहुत व्यापक है और इसके अंदर मिसाइल से लदे ट्रक चल सकते हैं। कुछ दिन पहले ही उसने एक झलक दुनिया के सामने भी प्रस्तुत की थी। ऐसे में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह से लड़ाई आसान होने वाली नहीं है। लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि इस समय वह लेबनान की यात्रा से बचें। दूतावास ने यह भी कहा है कि जो लोग पहले से लेबनान में हैं वह तुरंत देश छोड़ दें। भारतीय एम्बेसी की ये चेतावनी तब आई है जब वहां पर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ईरान पर हमले की अटकलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम सुनेंगे सबकी मगर करेंगे अपने मन की। इजराइल अपने हिसाब से ईरान से बदला लेगा। अब ये बदला कब, कहां और कैसे होगा, इसकी तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगी है। सूत्रों के हवाले से 2 रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट इजराइल के सरकारी मीडिया संस्थान कान में छपी है। एक सीनियर इजरायली अधिकारी के हवाले से ये दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 14 अप्रैल को ही ईरान पर पलटवार का आदेश दे दिया था। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में अधिकतर लोग उनसे सहमत थे। वे ईरान में घुसकर मारने के पक्ष में थे। फिर नेतन्याहू को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फ़ोन आया। उसके बाद ईरान के विरुद्ध कार्रवाई का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इजराइल हमला ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल अपने कदम पीछे खींच ले जैसा कि पहले दिन तय हुआ था। इस दावे को एक और मीडिया रिपोर्ट से दम मिलता है। ये रिपोर्ट कतर के मीडिया संस्थान द न्यू अरब से आई है। इसके अनुसार अमेरिका ने रफ़ा पर हमले के प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। रफ़ा गाज़ा पट्टी का सुदूर दक्षिणी शहर है। इजिप्ट की सीमा से ये लगा हुआ है। इजराइल का दावा है कि ये शहर हमास का आखिरी गढ़ है। यहीं पर बंधकों को रखा गया है। इजराइल ने फरवरी में ही रफ़ा पर हमले का मन बना लिया था। तैयारी भी पूरी कर ली थी, मगर अमेरिका के दबाव के बाद उसे पीछे हटना पड़ा था। अब अमेरिका ने दबाव हटा लिया है और बदले में इजराइल से ये वादा लिया है कि वह ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। इस बारे में जानकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं जैसा हमला ईरान ने किया उसी तरह मिसाइल दागी जाएगी। कुछ लोग खुफिया ऑपरेशन के विकल्प में भरोसा करते हैं। कुछ का मानना है कि ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बना सकता है इजराइल। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह भी इजराइल द्वारा किया जा सकता है। इसमें से परमाणु संयंत्रों वाला विकल्प सबसे सटीक दिखता है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, 13 अप्रैल को ईरान ने इतिहास में पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। इसमें कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इजराइल की अभेद्य वाली छवि को धक्का अवश्य लगा। अब उसको ये साबित करना है कि वो भी ईरान की सीमा में घुस सकता है। उसे दिखाना है कि इजराइल पर हमला करके ईरान भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। ये चीज़ें खुफिया ऑपरेशंस या प्रॉक्सी गुटों पर अटैक से साबित नहीं हो पाएंगी। न्यूक्लियर साइट्स ईरान की सबसे बड़ी पूंजी है। यहीं पर वो परमाणु बम बना सकता है। इन्हीं के दम पर वो मिडिल ईस्ट में अपनी धाक भी जमाना चाह रहा है। उस ताकत को समाप्त करने के लिए इजराइल का बदला पूरा हो सकता है। दूसरा कारण है सुरक्षित विकल्प। ईरान परमाणु हथियार बनाने के आरोपों को नकारता रहा है। उसका ये भी कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन इस्तेमाल के लिए है, मगर जानकार इस दावे को भ्रामक मानते हैं। जनवरी 2024 में अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड ऑलब्राइट की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने ऐसी तकनीक हासिल कर ली है कि वो 1 हफ्ते के अंदर एक परमाणु बम बना सकता है। अगर इजराइल ऐसे न्यूक्लियर साइट्स को ढूंढ पाया जहां ईरान के दावे से उलट काम होता हो तो फिर ईरान के लिए नकारना मुश्किल हो जाएगा। उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगेगा। एक बड़ा धड़ा इजराइल के साथ खड़ा होगा। यहाँ पर यह देखना रोचक होगा कि ईरान किस तरह से हमले को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है, उसको कितनी गंभीरता से लेता है और उस पर कैसी कार्रवाई करता है। जैसे उसने कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी और परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या की निंदा की थी। उसने बदला लेने की भी धमकी दी थी, मगर बदला लिया नहीं था। जबकि सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर अटैक हुआ, तब उसने इजराइल पर हमला करके दिखाया।
13 अप्रैल के हमले के बाद वो बदला लेने की बात दोहरा रहा है। 16 अप्रैल को ईरान में एक मिलिट्री परेड हुई। इसमें ईरान ने अपने सबसे अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। इसके जरिए इजराइल को ये संदेश देने का प्रयास किया गया। इसकी झलक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के भाषण में भी दिखी। उन्होंने कहा कि इजराइल को पलटवार की कीमत चुकानी होगी। तीसरा कारण सबसे प्रमुख है और वो ये है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर स्पष्ट रहता है। उसने पब्लिकली कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। उसको रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पिछले 15 वर्षों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में इजराइल का नाम भी आया है। कुछ उदाहरण आपको देते चलें तो जनवरी 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को बम से उड़ा दिया गया था। बम उनकी मोटरसाइकिल में फिट किया गया था। ईरान ने हत्या का आरोप इजराइल और अमेरिका पर लगाया गया था। इसके पहले नवंबर 2010 में तेहरान में एक कार में बम धमाका हुआ था। धमाके में माजिद शहरियार की मृत्यु हो गई थी। माजिद तेहरान की शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उनकी हत्या का आरोप भी इजराइल और अमेरिका पर लगा। फिर जनवरी 2012 में तेहरान में ही मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की कार उड़ा दी गई। एक बाइक सवार ने चलती कार में बम फिट कर दिया था। धमाके में मुस्तफ़ा की मृत्यु हो गई थी। वो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। आरोप फिर से इजराइल और अमेरिका पर लगा। फिर नवंबर 2020 में तेहरान के बाहर परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीजादेह की हत्या हो गई थी। उनकी कार पर रिमोट कंट्रोल रोबोट से गोलीबारी की गई थी। फ़खरीजादेह को ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का जनक माना जाता था। उनकी हत्या का आरोप भी इजराइल पर लगा। इन सब के अलावा इजराइल साइबर हमलों में भी सम्मिलित रहा है। 2010 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्टक्सनेट वायरस से हमला हुआ था। इसके चलते कम से कम 30,000 कंप्यूटर्स ठप पड़ गए थे। लगभग 1,000 सेंट्रीफ्यूज भी बर्बाद हो गए थे। इजराइल ने ईरान के विरुद्ध सबसे खतरनाक खुफिया ऑपरेशन जनवरी 2018 में चलाया था। तब मोसाद के एजेंट तेहरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसे और वहां से 1 लाख से अधिक सीक्रेट फाइल्स चुराकर बाहर निकल गए। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन फाइल्स को प्रेस के सामने दिखाया था और कहा था कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील झूठ और भ्रम पर टिकी हुई है। इसी खुलासे के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। ईरान इजराइल और अमेरिका को जानी दुश्मन मानता है। इजराइल का कहना है कि जिस दिन परमाणु हथियार उसके हाथ लगा उस दिन हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कम करने में लगा रहता है। 13 अप्रैल के हमले ने उसको अच्छा अवसर दे दिया है। अब ईरान की परमाणु क्षमता के बारे में आपको बताते हैं। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। तब मोहम्मद रेज़ा पहलवी का शासन चल रहा था। पहलवी पश्चिमी देशों के पिछलग्गू माने जाते थे। उन्होंने ईरान के प्राकृतिक संसाधन उनके लिए खोल रखे थे। बदले में उनको पश्चिम से सिक्योरिटी के अलावा टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी। 1957 में एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के अंतर्गत अमेरिका ने ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का ऐलान किया था। इसका प्रयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाने वाला था। बाद में फ्रांस ने भी मदद देने का वादा किया। फिर 1970 का वर्ष आया। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर दस्तखत करने का निर्णय लिया। NPT में नए परमाणु हथियार बनाने पर पाबंदी थी। ईरान ने तब तक कोई परमाणु हथियार बनाया भी नहीं था। संधि के बाद बची खुची गुंजाइश भी समाप्त हो गई, मगर जल्दी ही ईरान में बड़ा खेल हुआ। 1979 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई। रेज़ा पहलवी की सत्ता चली गई। खोमैनी ने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने पुराने समझौतों को भी दरकिनार कर दिया, जिसके चलते परमाणु रिएक्टर्स का काम ठप पड़ गया। फिर 1980 में इराक के साथ युद्ध भी शुरू हो गया। इसमें बचे कुचे रिएक्टर्स भी तबाह हो गए। ये जंग 1988 तक चली। 1990 के दशक में ईरान जंग में हुई बर्बादी से उबरने में सफल रहा। उसके बाद उसने गुप्त तरीके से परमाणु हथियार बनाने के प्रयास आरंभ कर दिए। उसको ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया से मदद मिली। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने अवैध तरीके से परमाणु तकनीक ईरान को बेची थी। कुछ साल बाद ईरान ने प्रोजेक्ट अमाद लॉन्च किया। इसका लक्ष्य 2004 तक 5 परमाणु हथियार तैयार करना था। इस प्रोजेक्ट को मोहसिन फ़खरीजादेह लीड कर रहे थे। प्रोजेक्ट पूरा होता उससे पहले ही ये खुलासा हो गया। 2002 में विद्रोही गुट नेशनल काउंसिल ऑफ
रेसिस्टेंस ने बताया कि नतांज और अराक में 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी चल रही है। उनका प्रयोग बम बनाने के लिए किया जा सकता है। फरवरी 2003 में ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह बात स्वीकार कर ली। उसी समय अमेरिका इराक पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाकर। ईरान को भी हमले का डर सता रहा था, इसलिए उसने प्रोजेक्ट अमाद पर विराम लगा दिया। दबाव और खुलासे के बावजूद ईरान गुप्त रूप से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता रहा। 2013 तक उसने 10,000 किलो से अधिक यूरेनियम का भंडार इकट्ठा कर लिया था। इसमें से 9,700 किलो 0.5% का एनरिच्ड था। इस लेवल पर यूरेनियम से बिजली पैदा की जाती है। 90% तक पहुंचने के बाद परमाणु बम बनाया जा सकता है। उस समय का आकलन था कि ईरान 2 से 3 महीने के अंदर एक बम बना लेगा। इसीलिए पश्चिमी देशों ने बैकडोर से बातचीत आरंभ की। उनका प्रयास था कि डिप्लोमेसी के माध्यम से ईरान को रोका जाए। 2015 में ये प्रयास सफल हुआ। 14 जुलाई को अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई। इसमें ईरान ने वादा किया कि वो 10 वर्षों तक 5060 सेंट्रीफ्यूज से अधिक प्रयोग नहीं करेगा। 15 वर्षों तक यूरेनियम को 3.67% से ज़्यादा एनरिच नहीं करेगा, अपने न्यूक्लियर प्लांट्स की क्षमता कम करेगा और इंटरनेशनल एजेंसी को निगरानी करने की भी छूट देगा। बदले में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए। आशा की जा रही थी कि इस डील के बाद ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का विचार छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। डील की आड़ में उसने सीक्रेट प्रोग्राम जारी रखा। 2018 में इजराइल ने इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। फिर मई 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील से निकाल दिया। तब से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेलगाम घोड़े जैसा हो गया। अब ये जान लेते हैं कि इजराइल की परमाणु क्षमता क्या है। ज्ञात तौर पर पूरी दुनिया में जिन 8 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, सबसे अधिक रूस के पास हैं 5800 से अधिक। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है 5200 से अधिक। फिर चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 170 और भारत के पास 164 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार हैं। अक्सर चर्चा होती है कि इस सूची में इजराइल को भी होना चाहिए। दावा किया जाता है कि इजराइल के पास ज़मीन, हवा और समंदर से परमाणु हमला करने की काबिलियत है, यद्यपि उसने कभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वो कहता है, हम ना तो मानेंगे और ना मना करेंगे, जिसको जो सोचना है सोचते रहें। सितंबर 2016 में कॉलिन पॉवेल का ईमेल लीक हुआ था। पॉवेल 2001 से 2005 तक अमेरिका के विदेश मंत्री रहे। उनके ईमेल के अनुसार इजराइल के पास 200 परमाणु बम थे, यद्यपि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। अलग अलग स्टडीज़ में इनकी संख्या 90 से 400 बताई जाती है। समय के साथ इनका अपग्रेडेशन भी हो रहा है। इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। ये संधि नए परमाणु हथियार हासिल करने से रोकती है। भारत और पाकिस्तान भी एनपीटी का हिस्सा नहीं है। इजराइल डिमोना में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की बात मान चुका है, लेकिन उसने परमाणु हथियारों पर चुप्पी साधी हुई है। यद्यपि कई बार इजरायली नेताओं की जुबान फिसल चुकी है। इस फिसलन में वो परमाणु बम रखने का संकेत भी दे चुके हैं। इजराइल के परमाणु हथियारों पर सबसे बड़ा खुलासा 1986 में हुआ था। मोदेकाई वुन्नू इजराइल के रहने वाले थे। न्यूक्लियर टेक्नीशियन के तौर पर वे काम करते थे। 1986 में उन्होंने ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स से कुछ सीक्रेट्स साझा किए थे। ये दावा किया था कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। बहुत सारे सबूत भी पेश किए गए। वुन्नू के दावे ने सनसनी फैला दी थी। तब दावा करने से पहले वो लंदन चले गए थे। एक दिन उनकी भेंट शेरिल बेंतो नाम की लड़की से हुई। दोनों ने रोम में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। जैसे ही दोनों रोम पहुंचे, बेंतो ने अपना राज जाहिर कर दिया। वो मोसाद की एजेंट थी। इसके बाद मोसाद एजेंट्स ने वुन्नू को बेहोश किया और जहाज़ में बिठाकर समंदर के रास्ते इजराइल ले आए। इजराइल में वुन्नू के ऊपर मुकदमे चले। उन्हें राजद्रोह के आरोप में 18 वर्ष की जेल हुई। वो आज भी इजराइल के प्रतिबंधों के बीच रह रहे हैं। अब ये जान लेते हैं कि किस स्थिति में इजराइल परमाणु बम गिरा सकता है। इतिहासकार एवनर कोहेन के अनुसार 4 रेड लाइन्स हैं। अगर इजराइल के बड़े शहरों पर दूसरे देश हमला करते हों, अगर इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह तबाह हो जाए, अगर इजराइल पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला हो जाए, या फिर
कोई देश इजराइल पर परमाणु बम गिरा दे। इजराइल की ऑफिशियल लाइन है, हम मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। इसके अलावा वो एक और पॉलिसी पर कायम है। इजराइल कहता है कि हम अपने पड़ोस में किसी को भी हासिल नहीं करने देंगे ये परमाणु क्षमता। तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में कल एक बार पुनः आपके साथ हम आएंगे एक रोचक तथ्य लेकर के। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां अभी दिख रही हैं, तो हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आ जाए कि इजराइल, जिसने अपनी परमाणु हथियारों की जो नीति है और जो पूरा ब्यौरा है उसको घोषित नहीं किया है, हो सकता है कि बिना घोषणा के ही इजराइल मिडिल ईस्ट देशों पर परमाणु बम से हमला कर दे। धन्यवाद, नमस्कार।